हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल स्टडीज़। आज के टॉपिक में हम कवर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन कलकत्ता 1690 टू 1727। आज मैं टॉपिक्स कवर करूँगी इंट्रोडक्शन, इमरजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट्स। कोर्ट्स से मतलब इसके अंदर जो भी कोर्ट्स थे और उनके अंदर क्या क्या हुआ, कितना क्या उनका फंक्शनिंग कैसे होता था, वो सब। और साथ ही साथ ये ख़त्म होने के बाद जब मैं बॉम्बे का एडमिनिस्ट्रेशन करूँगी उसके अंदर मैं एक PDF पोस्ट करूँगी जिनके अंदर इनका डिटेल हुआ, होल डिटेल। ओके, सो आपको नोट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विद द इंट्रोडक्शन। जो कलकत्ता सिटी है उसका फाउंडेशन कुछ इस तरीके से हुआ था कि सर इंग्लिशमैन थे, एक जॉब चार्नॉक नाम उनका था। वो क्या हुआ, उनके अंडर में कुछ इंग्लिशमैन थे जो कि सूतानाती एक जगह थी बंगाल के अंदर नियर हुगली रिवर। ठीक है, वहां पे वो लोग गए और उन लोगों ने वहां पे एक फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, मतलब एक पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी कलकत्ता के अंदर, और उसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम, और वो भी हुगली रिवर के पास में ही थी। और इस फैक्ट्री को जब स्टैब्लिश करा गया तो इसको भी 1690 के अंदर स्टैब्लिश करा गया था। और जो कलकत्ता का जो फाउंडेशन है वो भी 24 अगस्त 1690 के अंदर ही हुआ था। फिर क्या हुआ, इन 1668 के अंदर जो कंपनी थी उसने क्या करे, ऑब्टेन करे जमींदारी राइट्स फ्रॉम प्रिंस अजीमुश शान से, जो कि ग्रैंडसन थे औरंगजेब के, जो कि सूबेदार थे बंगाल के। ठीक है, अब जो ये जमींदारी राइट्स ऑब्टेन करे ना, वो सिर्फ 3 जगह के लिए करे गए थे, कलकत्ता, सुल्तानाती और गोविंदपुर के लिए। तो इसके अंदर उनको एनुअल रेवेन्यू मिलता था जो कि था 1195 रुपीज का। ठीक है, फिर क्या हुआ, दिसंबर 1699 के अंदर जो कलकत्ता थी वो एक प्रेसिडेंसी बन गई। और जो प्रेसिडेंट थे वो उनको अपॉइंट करा गया, गवर्नर अपॉइंट करा गया, काउंसिल अपॉइंट करी गई, इन सबको अपॉइंट करा गया वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, सेटलमेंट वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। उसी तरीके से पहले वहाँ पे कुछ तरीके के कोर्ट्स थे, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मुगल जुडिशियल सिस्टम, अगर इसके अंदर अपन बात करें तो पहला पॉइंट आता है जमींदार की जुडिशियल पावर क्या होती है। तो जो जमींदार होते थे उनकी पावर ये होती थी कि पहला काम तो उनका ये होता था कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और दूसरा काम ये होता था कि वो मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर को, बट विद इन उनकी जमींदारी लिमिट्स के अंदर। ठीक है, बट एज सच अगर अपन उनकी जुडिशियल पावर की बात करें तो जो जमींदार सो होते थे उनकी कोई जुडिशियल पावर नहीं होती थी ऐसे सिग्निफिकेंटली कि हाँ भाई ये जुडिशियल पावर है या ऐसा ये कर सकते हैं, वो नहीं होता था। उसके लिए काजी कोर्ट्स खोले गए थे। जो काजी कोर्ट्स थे वो थ्रू आउट द कंट्री खोले गए और वो डिसाइड करते थे सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। हर जगह एक काजी हुआ करते थे। काजी कौन होता है, अगर आप वंडर कर रहे हो तो काजी वो होते हैं जो जस्टिस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे अपने जज होते हैं ना, तो उस टाइम पे काजी हुआ करते थे। वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते थे, पैरागाह के अंदर होते थे, सिटी के अंदर होते थे, इवन एक लार्ज विलेज के अंदर भी वो लोग होते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो पंचायत थी ना वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी। वो भी हर चीज का, जैसे कोई भी मैटर होता था उसके अंदर वो लोग डिसीजन देते थे, उनका डिस्प्यूट सॉल्व करते थे। अगर कोई लड़ाई झगड़े हो जाते थे तो उनके अंदर तो वो सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों से डील करती थी। बट जो एकदम सीरियस ऑफेंस होते थे ना, मतलब जो सीरियस मैटर्स होते थे उनके अंदर पंचायत इंटरफेयर नहीं करती थी। तो जो गांव वाले होते थे, मतलब जो विलेज मैन होते थे, उनको बहुत रेयरली ऐसे चांसेस होते थे कि उनको जो पंचायत है उसका डिसीजन पसंद नहीं आया, क्योंकि जो पंचायत है वो कभी इनजस्टिस नहीं करती थी, क्योंकि वो उसको तो वही रहना था ना, इसलिए तो वो कभी भी इनजस्टिस नहीं करती थी। तो ऐसा होता था। बट अगर रियरली केसेस में ऐसा हो जाता था कि उनको उन लोगों का डिसीजन पसंद नहीं आता था पंचायत का, तो विलेज मैन कहाँ जाएंगे, तो वो क्या करते थे, अपील लगाते थे पंचायत के डिसीजन से। वो लोग अपील लगाते थे काजी ऑफ सरकार, मतलब डिस्ट्रिक्ट के पास। ठीक है, जो सरकार है उसका मतलब डिस्ट्रिक्ट है। देन अगर वहां से भी उन लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं हमें इनजस्टिस हो रहा है, तो वो क्या करते थे, चीफ काजी के पास जाते थे, कि जो कि सुबह में होता था, सुबह। ठीक है, सुबह वाली सुबह नहीं, सूबा, जिसका मतलब होता है स्टेट। ठीक है, आप समझ जाना, यहाँ पे स्टेट लिख लेना ब्रैकेट बना के। ठीक है, अब देखो क्या होता था कि जो जो जुडिशियल डिपार्टमेंट होते थे ना मुगल्स के अंदर, उनके पास ज्यादा केस लिटिगेशंस नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द मैटर्स होते थे ना वो पंचायत में ही सॉल्व हो जाते थे। बहुत रेयरली ऐसा होता था कि जो मैटर्स है ना वो बाहर जाते थे, मतलब काजी कोर्ट्स के अंदर आते थे। क्योंकि जो हिंदूज होते थे ना, हिंदू और ब्राह्मण्स होते थे ना,
तो वो क्या करते थे, उनका जो मैटर होता था ना वो उनके एल्डर्स ही सॉल्व कर देते थे। जैसे फैमिली का मुखिया नहीं होता है कि अगर अपने घर में कोई मैटर हो गया तो पापा सॉल्व कर देंगे, उसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बट इसी तरीके से जैसे कि वहां पे ग्रुप में ऐसे मुखिया टाइप में होता था तो वो ही सॉल्व कर देते थे, उसके लिए वो पंचायत नहीं जाते थे या काजी कोर्ट्स नहीं जाते थे। अगर ज्यादा से ज्यादा जरूरत भी पड़ती थी तो पंचायत की पड़ती थी। तो जो काजी कोर्ट्स थे उनके अंदर ज्यादा लिटिगेशन नहीं आती थी। यही वजह थी कि जो जुडिशियल जो था उस टाइम का, वो डिपार्टमेंट्स काफी ऑर्गेनाइज नहीं थे। मतलब कि जो लोग थे ना, जो इंटेलिजेंस से थे, एम्बिशियस थे, वो क्या दूसरे डिपार्टमेंट प्रेफर करते थे। बट ये जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है उसको प्रेफर नहीं करते थे। बट अगर इंस्टेड ऑफ वो अदर डिपार्टमेंट के अगर जुडिशियल डिपार्टमेंट प्रेफर करते तो वो वहां पे ज्यादा ग्लोरीफाई हो सकते थे अदर डिपार्टमेंट्स की बजाय। तो इसी तरीके से जो मुगल जुडिशियल सिस्टम है वो चलता आ रहा था। फिर इसके अंदर काजी एंड कोर्ट्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्या हुआ कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो क्या हुआ, बिखरने लग गया। और जो नवाब की अथॉरिटी थी वो भी वीक होने लग गई बंगाल के अंदर। वहीं जो ऑफिसेस थे या तो वो खाली रहते थे या अगर उनको भरते भी थे ना तो वो बाय मेरिट नहीं होता था। जैसे लोग मेरिट का हिसाब से भरते थे ना तो उस हिसाब से नहीं होता था, वो एक तरीके से हेरिडिटी वाला सीन हो गया था कि इसका बेटा, इसके बाप के बाद इसका बेटा बैठेगा, ऐसे वाला सीन वहां पे हो गया था, हेरिडिटी वाला सिस्टम। और वो लोग क्या करते थे, जो बेसिक प्रिंसिपल था ना वो भी इग्नोर करने लग गए थे लॉ का। जो एलिमेंट्री प्रिंसिपल था उसके बेसिस पे भी जो काजी एंड कोर्ट्स वगैरह वाला जो सिस्टम था वो एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे भी अपना जस्टिस नहीं देते थे। इन सब का रिजल्ट क्या निकला, इन सब का रिजल्ट निकला एक्सटॉर्शन एंड करप्शन। एक्सटॉर्शन मतलब होता है कि बेदखली से वसूली करना, मतलब जबरदस्ती वसूली करना, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे होने लग गया था, करप्शन एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्या होने लगा कि बहुत ज्यादा इनजस्टिस होने लग गया। जो जस्टिस होता था वो इम्पार्शियली प्रोवाइड करा जाता था कि बस थोड़ा सा पैसा दो, तुम जो चाहोगे वो ऑर्डर हो जाएंगे, ऐसा वाला सीन था। तो क्या हुआ कि एक राइटर थे सर, जिनका नाम था सिरी मोता कुरीन, ठीक है। उन्होंने ऐसा लिखा था कि जो काजी होते हैं ना, अगर आप उनको सुटेबल फीस दोगे तो दे टर्न राइट इनटू रॉन्ग एंड इनजस्टिस इनटू जस्टिस। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे तो आपको हाँ थोड़े बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं कि हाँ भाई बच्चे को इतना पता है, तो नॉर्मल चीजें तो पता ही होंगी। एंड उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि जो सैलरीज थी वो जजेस को नहीं मिलती थी, तो फिर वो करप्शन तो ऑब्वियसली करेंगे ही। तो ऐसा वाला सीन हो गया। अब क्या हुआ कि जो एब्सेंस थी ना जुडिशियल ट्रिब्यूनल की, मतलब कोई रेगुलर जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं था, यहाँ पे भी करप्शन होने लग गया, तो अब लोग कहाँ जाएंगे। तो क्या हुआ कि लोगों के पास कोई भी नहीं बचा किसकी तरफ वो लोग देखें, तो वो लोग देखने लगे जमींदार की तरफ। अब जहां जमींदार के पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। अब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमारे लिए तुम जस्टिस करो। तो इसने क्या करा, इनकरेज करा जमींदार को ये अज्यूम करने के लिए कि उनके पास जुडिशियल पावर है। यहाँ पे विच की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप सही कर लेना। विच दे एक्सरसाइज इन वेरी आर्बिटरी मैनर, मतलब जिसको उन्होंने बहुत अंधाधुंध तरीके से यूज करा, ठीक है। अब जो जमींदार थे ना उनके पास पहले कोई भी पावर नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। बट अब वो क्या करते हैं, वो लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं, वो सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स भी देख रहे हैं, और रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो जमींदार अपने आप को ऐसे समझने लगे कि हाँ भाई हम तो दादा हैं, ऐसा वाला सीन हो गया था, ठीक है। तो जमींदार क्या हुए कि सिविल मैटर्स भी देख रहे हैं, क्रिमिनल भी देख रहे हैं। अब इनसे जो अपील होती थी ना कि अगर उनको जमींदार का भी डिसीजन पसंद नहीं आता था, जो गांव के लोग थे, पीपल थे उनको, तो वो नवाब कोर्ट्स के अंदर जाते थे जो कि मुर्शिदाबाद में था उस टाइम पे, ठीक है। बट ऐसे थ्योरी में ही था, मोस्टली प्रैक्टिकल में नहीं होता था, क्योंकि ज्यादा अपील जाती ही नहीं थी, क्योंकि जमींदार जो थे ना वो कैपिटल सेंटेंस भी देने लग गए थे। इवन दो वो लोग कैपिटल सेंटेंस भी पास करते थे, बट इतने कैपिटल सेंटेंस पास करना इज नॉट दैट इजी, ठीक है। तो वो क्या करे, वो बिना कैपिटल सेंटेंस भी पास करने लग गए थे बिना कंफर्मेशन के नवाब कोर्ट से या नवाब गवर्नमेंट से। तो अपने आप को बहुत चौड़ में समझने लग गए थे जो जमींदार थे वो। तो जमींदार क्या करते थे, बहुत
सारी हाई फीस चार्ज करते थे सिविल केसेस डिसाइड करने के लिए उनके कोर्ट्स के अंदर। और है ना, वो क्या करते थे कि जो उनकी 1/4 जो प्रॉपर्टी होती थी ना, वो भी कोर्ट से ही वो रिकवर करने लग जाते थे। अब वो रेवेन्यू तो कलेक्ट करते ही हैं, साथ के साथ वो सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स भी देख रहे हैं। तो जो जुडिशियल पावर्स थी वो पूरी टोटली एक तरीके से जमींदार के हाथ में चली गई, और वो उसको बहुत गंदी तरह यूज करने लग गए। तो अगर वो उसको बहुत गंदी तरह यूज कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ कि एक तरीके से जो हरेसमेंट वाली चीज होती है ना, कि हाँ भाई जिनके पास पैसा नहीं है आप उनको भी हैरेस कर रहे हो। एक तो वो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते थे, अगर सिविल मैटर से भी वो डील कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो लोग बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते थे। और हार्डली जो उनका जजमेंट होता था ना, वो भी उन लोगों को पसंद नहीं आता था। तो देखो, अब जब इंग्लिशमैन आया और कलकत्ता एक प्रेसिडेंसी बनी 1699 के अंदर, तब गवर्नर अपॉइंट करे गए, काउंसिल अपॉइंट करे गए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और वो किस तरीके से हुआ, तो इसके अंदर जब काउंसिल बनी थी तो काउंसिल ने क्या करा, एक कलेक्टर अपॉइंट करा गया और इसके अंदर 3 तरह के कोर्ट्स ओपन करे गए। वो 3 तरह के कोर्ट्स कौन से थे? फौजदारी कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स एंड कचहरी कोर्ट्स। तो जो मेंबर ऑफ काउंसिल थे, उन्होंने जो कलेक्टर अपॉइंट करा, उनका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, डिसाइड करना सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस एंड रेवेन्यू केसेस। तो उसी के अंदर ये 3 कोर्ट्स खुले थे, जो कि फौजदारी, रेवेन्यू और कचहरी कोर्ट्स थे। तो जो फौजदारी कोर्ट्स थे वो एडमिनिस्टर्ड होते थे बाय कलेक्टर और डिसाइड करते थे क्रिमिनल ऑफेंसेस। और इसके अंदर जो डिसीजन था वो नेचुरल जस्टिस के ऊपर दिया जाता था, और इसके अंदर जो पनिशमेंट्स दी जाती थी वो होता था विफिंग, इम्प्रिजमेंट, फाइन्स व कॉमन पनिशमेंट्स। ये कॉमन पनिशमेंट्स थी। वहीं जो रेवेन्यू कोर्ट्स एंड कचहरी कोर्ट्स है, वो दोनों भी जो है वो कलेक्टर के बाय कलेक्टर से ही एडमिनिस्टर्ड होते थे। और जो रेवेन्यू कोर्ट्स है उसके अंदर ट्रेडिशनल लॉ एंड कस्टम जो होते थे वो फॉलो करे जाते थे। और इसके अंदर जो पनिशमेंट्स दी जाती थी वही विपिंग, इम्प्रिजमेंट एंड बेनिशमेंट, ये इसकी कॉमन पनिशमेंट्स थी। वही जो कचहरी कोर्ट्स थे उनके अंदर जो सिविल मैटर से डील करा जाता था, और जो डिसीजन था वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से दिया जाता था, और इसके सिर्फ डैमेजेस एज अ पनिशमेंट दिए जाते थे, मतलब कुछ लेन देन का पैसे वैसे दे दो। और फिर वही चीज इसके अंदर जैसे इम्प्रिजमेंट या वेपन वगैरह ये सब नहीं हुआ करती थी। तो तीनों, पहला पॉइंट तो तीनों कोर्ट्स बाय कलेक्टर एडमिनिस्टर्ड होते थे। और जो फौजदारी है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस से डील करते थे, कचहरी सिविल से करते थे, रेवेन्यू रेवेन्यू वाले मैटर से डील करते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर वो चला। ठीक है, फिर इन सब एडमिनिस्ट्रेशन की लिमिटेशन क्या थी? तो लिमिटेशन ऐसी थी कि जो कलेक्टर है ना, उसी को सारी पर्सन, मतलब जो कलेक्टर, काउंसिल ने जो कलेक्टर अपॉइंट करा उसी को सारी अथॉरिटीज दे दी गई थी। और जो एक ही पर्सन को सारे अथॉराइज कर दोगे तो जो मैनेजमेंट है वो मिसलीड हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो ये पहला इसका लिमिटेशन था। दूसरा ऐसा था कि जो भी कोर्ट्स थे ना वो जजमेंट्स देते थे ना, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे इंग्लैंड वाले कोर्ट्स। ठीक है, तो भी ये दूसरा इसका ये लिमिटेशन था। और तीसरा ये था कि जो नेटिव्स थे ना, उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये यहाँ पर आकर खत्म होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन कलकत्ता। थैंक यू सो मच। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।